हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिया था, जिसमें आपातकालीन शक्ति हमारी अंतिम क्लास थी। अब हम इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसकी वैदिकीय शक्ति, यानी कि वह अपने विवेक से कौन कौन से कार्य कर सकता है। दूसरा बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की, और तीसरी बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था लागू किया जा सकता है। तो आइए चलिए हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन। इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन की यह किसी भी राज्य में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने या राज्य में शासन प्रशासन के नियम संवैधानिक न होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब किसी राज्य में शासन प्रशासन में संविधान के अनुरूप कोई कार्य ना हो रहा हो और संविधान वहां पर विफल हो गया हो। तो इस स्थिति में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से यह अनुशंसा की जाती है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएं, या राज्य में किसी प्रकार का दंगा हो गया हो और स्थिति काबू में ना हो। तीसरी बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है इसमें जो संघात्मक यानी कि जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार के द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो कानून होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है। और जो राष्ट्रपति शासन होता है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह व सिफारिश पर राज्य में लगाया जाता है। फिर इसमें बात करते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है, जो कि हमने चर्चा किया। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश पर का आधार पर करेगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होने के 2 माह के अंदर यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उद्घोषणा का प्रभाव 6 माह के लिए आगे बढ़ जाता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन के 2 माह के भीतर यदि संसद साधारण बहुमत का मतलब है 50% + 1 से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ये राष्ट्रपति शासन का प्रभाव है कि राष्ट्रपति शासन के 2 माह के भीतर अगर संसद इसको साधारण बहुमत से पास कर देती है, प्रस्ताव पारित कर देती है, तो वह जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप 6-6 माह करके बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 3 वर्ष तक इसको लगाया जा सकता है।
फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में वित्तीय आपातकाल की, जो कि अभी भारत में ज़रूरत नहीं पड़ी है वित्तीय आपातकाल की, और भगवान करे कि ज़रूरत भी ना पड़े कि हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति आए। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है वित्तीय आपातकाल का। यदि भारत में वित्त से संबंधित कोई भी कमी आती है, यानी कि जो फॉरेन या फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे पास समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय आपातकाल के संकट हमारे सामने घटित होते हैं, और इसको जो लगाने का कार्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश पर इसकी घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। और जो वित्तीय आपातकाल होता है, हमें थोड़ा थोड़ा भारत में नजर आना लगा था 1991 में। हमारे 1991 में जो वित्त मंत्री थे, तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, वो वित्त मंत्री थे, और उस समय भारत में केवल 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था, और उस समय लग रहा था कि जो हमारा वित्तीय आपातकाल है उसे लगाने की संभावना हो सकती है। लेकिन उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने जो बाहर की कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां थी, उन्हें भारत में लगवाया गया, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसे कम किया गया। इस प्रकार से वित्तीय आपातकाल को होने से बचाया गया। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक एक बार भी राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल है वो लगाया नहीं गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वैविकीय शक्ति के बारे में, जो कि हम चर्चा आज करने वाले हैं, और इसका मेन मुद्दा है राष्ट्रपति की वैविकीय शक्ति, यानी कि विवेकीय शक्ति। राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति से तात्पर्य है कि जो राष्ट्रपति है वह सब कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह और सिफारिश पर कार्य करती है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी संविधान के द्वारा या संसद के कानून के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं, जिसमें वह अपने विवेक से किसी भी कार्य को बता सकता है और उसको लागू कर सकता है। तो इसमें एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति को विवेक के रूप में दी गई हैं। सामान्यतः हम राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प या रबर की मोहर की संज्ञा दी जाती है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय लेने का कोई अधिकार है। तो इसमें पहला बात करते हैं विवेक की शक्ति में। यदि लोकसभा के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से यह निर्णय ले सकता है कि किसे हम सदन का नेता या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री ही राष्ट्र मतलब देश स्तर पर, और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, तो राष्ट्रपति यह निर्णय ले सकता है कि किसे हम प्रधानमंत्री के रूप में चयनित कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, चुनाव के पश्चात किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से, अपने विवेक से सदन नेता या प्रधानमंत्री पार्टी को आमंत्रित कर सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा होता है, यदि
प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, विवेक शक्ति में ये है कि बुद्धि से अपना निर्णय ले सकता है राष्ट्रपति। यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो यह पार्टी, अगर उस पार्टी, जैसे कि कोई भी पार्टी हो गई ए बी सी डी, ए पार्टी है, अगर उसके प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ए पार्टी जो है वो तय नहीं कर पा रही है कि प्रधानमंत्री किसे चुना जाए या नियुक्त किया जाए, तो राष्ट्रपति इसमें अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी पार्टी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री 6 महीने के भीतर उसे अपने पार्टी में यह सिद्ध करना होगा कि वह उसके पास बहुमत है। फिर उसके बाद तीसरा बात करते हैं स्वविवेकी शक्ति में। यदि सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करें तो राष्ट्रपति यह करने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये हमारा 3 पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट देखते हैं राष्ट्रपति की दैविकी शक्ति में, जिसमें यदि सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, इसके बावजूद अगर सरकार त्याग पत्र न दे तो सरकार को राष्ट्रपति जो है वो बर्खास्त कर सकता है। और राष्ट्रपति के पुनर्विचार की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पुनर्विचार की शक्ति भी राष्ट्रपति की वैविकी शक्ति है। इसमें क्या होता है कि यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यदि राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में कोई त्रुटि लग रहा है या तो उससे संविधान के उल्लंघन का कोई बात लग रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के सदनों के पास भेजता है। यदि संसद के दोनों सदन पुनर्विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जो पुनर्विचार की शक्ति है वो राष्ट्रपति की वैविकी शक्ति के अंतर्गत आता है। ये हमने चर्चा कर लिया है। अब हम कुछ नोट्स पॉइंट देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। नोट्स में हम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को नोट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नोट्स में हम देखेंगे भारत के वे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। तो पहला हम जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, पांचवा बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल के बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है।
ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये चर्चा कर रहा है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे, सॉरी, हमने तभी मैंने द्रौपदी मुर्मू जी को देखा, तब ये मैंने चर्चा किया कि राष्ट्रपति जो बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे, यानी कि डायरेक्ट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दूसरा बात करते हैं, भारत का वह राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री हुए। 4 प्रधानमंत्री हुए ऐसे जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आपको दिखाई पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, भारत के वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। एक है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरा जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। 14 पॉइंट बात करते हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि इनके चुनाव के समय जो विपक्ष की पार्टी थी वो उन्होंने उनके जो निर्वाचन था उनका रद्द कर दिया गया था, तो इसलिए इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, स्वतंत्र भारत के इतिहास के एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना के बाद घोषित हुए थे, उनका नाम वी.वी. गिरी है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण, और सेकेंड अगर हम देखेंगे तो रामनाथ कोविंद जी ये, और छठवां अगर देखेंगे तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रपति की विस्तार से चर्चा करने के पश्चात इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।